Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following electronic configurations corresponds to element with the highest electron affinity? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आर्गन 3d10 4s2 4p3, ऑप्शन बी आर्गन 3d10 4s2 4p4, ऑप्शन सी आर्गन 3d10 4s2 4p5, ऑप्शन डी आर्गन 3d10 4s2 4p6. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें उस एलिमेंट के बारे में बताता है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इन चारों में से. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन बाय अ न्यूट्रल गैशियस एटम. यानी कि न्यूट्रल गैशियस एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म का भी यूज़ करते हैं और इन दोनों टर्म्स को हम इंटर रिलेटेड समझ सकते हैं. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो रिप्रेजेंट करती है हमें एंथैल्पी चेंज, जो कि तब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं इन दी न्यूट्रल गैशियस एटम. यानी कि बेसिकली जब एक न्यूट्रल गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है. अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि जब हम उस एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है और इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है वो आती है पॉजिटिव. अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम उस एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सो उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है. अब कुछ केसेस में हमारे पास जो ये एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव भी आ सकता है. इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, जैसे कि नेगेटिव के केस में एक्सोथर्मिक थी मतलब एनर्जी रिलीज हो रही थी, और अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि उस एटम को जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है. इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है वो आती है ज़ीरो. ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उस एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस प्रोसेस में हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़ीरो आएगी. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक जनरल ट्रेंड देखें पेरियोडिक टेबल में, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम जानते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब हम न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो अब ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस. नेक्स्ट अगर हम देखें डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मूव करने पे हम जानते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करती है और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो अब कम होते जाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारे पास डाउन द ग्रुप मूव करने पे कम होती है. लेकिन ये जो दोनों ट्रेंड्स हैं वो एक जनरल ट्रेंड है, इसके एक्सेप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो उसमें हमें एलिमेंट्स गिवन है आर्गन 3d10 4s2 4p3. ये कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आर्सेनिक को जिसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 33. देन उसके बाद हमें गिवन है आर्गन 3d10 4s2 4p4. ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेलेनियम को जिसका एटॉमिक नंबर होता है 34. देन उसके बाद हमारे पास है आर्गन 3d10 4s2 4p5.
ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ब्रोमीन को, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35। देन लास्ट में हमारे पास गिवन है आर्गन 3d10 4s2 4p6। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिप्टन को, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36। सो ये चारों जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं टू फोर्थ पीरियड। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर्सेनिक है और जो क्रिप्टन है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आएगी वो हमारे पास जीरो आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं क्रिप्टन तो एक नोबल गैस है, यानी कि उसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे, और हम जानते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन बहुत ही स्टेबल होता है। सो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं रखेगा। अगर हमें क्रिप्टन को इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से देनी होगी। सो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी जीरो। सेम आर्सेनिक के लिए भी हम देख सकते हैं 4p3, यानी कि जो पी सबशेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हमारे पास प्रेजेंट है। और हम जानते हैं हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन भी स्टेबल होता है। सो आर्सेनिक भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। सो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी जीरो। अब हमें कंपेयर करना है सेलेनियम और ब्रोमीन में। जब हम सेलेनियम से ब्रोमीन की तरफ मूव करेंगे सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरीके से आर्सेनिक प्रेजेंट होगा, देन सेलेनियम, देन ब्रोमीन एंड देन क्रिप्टन। सो जब हम इस फोर्थ पीरियड में सेलेनियम से ब्रोमीन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन दी पेरियोडिक टेबल। और अभी हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करती है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी वो ब्रोमीन के लिए ज़्यादा आ जाएगी। सो हम देख सकते हैं कि इन चारों एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो ब्रोमीन के लिए, यानी कि हमारे पास जो ये वाला कन्फिग्रेशन है ब्रोमीन का उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन ए, बी एंड डी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।